हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडक्टेंस एंड इट्स टाइप। इज इट क्लियर? स्टार्ट करें सेशन को। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, याद रखना। चलिए पहले हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे, जैसा मैं पढ़ाता हूं। तो बेसिक्स में क्या है, याद रखना क्या है। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, कंडक्टेंस इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक। बेसिकली हमें फोकस कहाँ करना है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के बारे में, लेकिन थोड़ा समझ लेते हैं मेटेलिक कंडक्टेंस। अरे मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वो मेटेलिक कंडक्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन जो इजीली आयन में डिसोसिएट हो जाए या जिससे करंट इजीली पास हो जाए, उसी को तो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोला जाता है। यस, तो दो तरह के कंडक्टेंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, मेटेलिक कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। क्लियर? फोकस कहां होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पे। क्लियर? गुड। चलिए आते हैं, पहले हम लोग थोड़ा मेटेलिक कंडक्टेंस समझेंगे। मेटेलिक कंडक्टेंस क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस थ्रू द मेटल, अभी बताया, इज कॉल्ड मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। और मेटल है तो मेटल में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। दिस इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता ही है करंट क्या होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि फिजिक्स में जनरली वही हम लोग मेटल्स की बात करते हैं या नॉन मेटल्स की बात करते हैं या आपका सेमी मेटल की बात करते हैं, यानी सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर की बात होती है। लेकिन यहाँ तो है नहीं, यहाँ हम सॉल्यूशन की बात करेंगे, केमिस्ट्री है, केमिकल लोचा है ना। हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। तो द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस जो होता है, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, वो डिपेंड करता है किस पे, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल एंड द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ द मेटल। क्लियर? और जो मेन और है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर मेटेलिक कंडक्टेंस की बात करें तो टेम्परेचर के साथ मेटेलिक कंडक्टेंस क्या होता है, डिक्रीज होता है। याद रखना, आगे जो मैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस पढ़ाने वाला हूं उसमें टेम्परेचर के साथ साथ कंडक्टेंस बढ़ता है। ये मेजर डिफरेंस है, याद रखना। इज इट क्लियर? और मेटेलिक कंडक्टेंस में क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में याद रखना फ्लो ऑफ आयंस की बात करेंगे। इज इट क्लियर? हाँ सर, बहुत अच्छी बात है। द कंपोजिशन ऑफ मेटेलिक कंडक्टेंस रिमेन अनचेंज बाय द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल डिकम्पोजिशन नहीं होता, यानी कोई भी मास मूव नहीं करता। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, करंट का फ्लो होता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। डन सर, चीजें समझ में आई? या मेजर डिफरेंस याद रखना, टेम्परेचर और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्लो ऑफ आयंस। डन। चलिए, ये सिंपल था, जान गए। अब आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर? द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, मैंने बोला इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयन। याद करो, मैंने बताया था, लाइक अगर मोल्टेन NaCl ले ले, Na+Cl- बना, लाइक मैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ HCl ले लूं या CH3COOH ले लूं या NH4Cl ले लूं, NaOH ले लूं, ये सब क्या होते हैं, आयन में इजीली डिसोसिएट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस में है उसमें क्या होगा, फ्लो ऑफ आयन, करंट फ्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस। डन, बहुत अच्छी बात है। द कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन क्या, अब ये इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो किस पे डिपेंड करेगा। पहला, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सर इसका मतलब क्या, बहुत अच्छी बात है। आपको पता है कोई इलेक्ट्रोलाइट इजीली डिसोसिएट होता है, लाइक स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस। कोई जो होता है वो धीरे डिसोसिएट होता है, लाइक वीक इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बात करूं, लाइक CH3COOH, लाइक NH4OH। तो अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे तो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन क्या होगा, ज्यादा, और जल्दी आयन में डिसोसिएट होंगे तो कंडक्टेंस बहुत ईजी, बहुत मूवमेंट हो जाएगा। हाँ सर, बहुत ईजी बात है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल। ये सिंपल है, इसमें हमें कुछ फॉर्मूलेज याद रखने होंगे, लाइक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, कंडक्टेंस का फॉर्मूला याद रखना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस का, स्पेसिफिक रेसिस्टिविटी का, जो हमारे फिजिक्स में आता है उसी चीज को थोड़ा सा मैं मॉडिफाइड यहाँ पे करने वाला हूँ। क्लियर? स्टार्ट करें? हाँ सर, चलिए करते हैं, समझते हैं। याद करो, रेसिस्टेंस फिजिक्स पढ़ते हैं, रेसिस्टेंस क्या होता है भैया, करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है। बहुत अच्छी बात है। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रो देन L/A, यही तो होता है। बहुत अच्छी बात है। तो रो इज इक्वल टू क्या होगा, जल्दी बता दो सर, RA/L। एम आई राइट? यस। रेसिस्टेंस को आपको पता है इसका यूनिट क्या होता है, ओम। ये इसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। एम आई राइट? यस, बहुत अच्छी बात है। तो अब रेसिस्टेंस का उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस, यानी कंडक्टेंस को तुम C लिखो या G लिख दो। इट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/R। तो अगर रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है
तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा जल्दी बताओ सर। कंडक्टेंस का यूनिट होगा पर ओम। क्या हो जाएगा भैया मेरे? पर ओम हो जाएगा। गॉट इट। अब आपको पता है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? रो एल अपॉन ए। एम आई राइट? हाँ सर बिल्कुल लिखो। चलो तो G इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे? 1 अपॉन रो इंटू ए बाय एल। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? हाँ सर बिल्कुल ऐसा लिख सकते हो। बहुत अच्छी बात है। आपको पता है इसी 1 अपॉन रो को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कौन सा कंडक्टेंस बोलेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलेंगे। बहुत अच्छा, क्योंकि इसको क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, तो इसको बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो सिंपली हम बोल सकते हैं कि कापा इज इक्वल टू 1 अपॉन रो, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। गॉट इट। अब स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है? कापा इज इक्वल टू क्या लिखा है? आर लिखा है ना, तो यहां क्या हो जाएगा? 1 बाय आर, उल्टा ये ए बाय एल है तो यहां पे क्या हो जाएगा? एल बाय ए। बहुत अच्छी बात है, गुड। अब 1 बाय आर को क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस जी बोल दो। और इस एल अपॉन ए को दादा मेरे बोला जाता है जी स्टार, मतलब सेल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड सेल constant. Am I right? Yes. So G star is equal to L upon A, which is called cell constant. तो कापा यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस का क्या फॉर्मूला हुआ? कंडक्टेंस मल्टीप्लाई G स्टार। ये फॉर्मूला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर? गुड। अब देखो कंडक्टेंस जो है रेसिस्टेंस का उल्टा होता है, तो उसका यूनिट क्या? पर ओम। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या लिख दिया? पर ओम। ऐसे लिख दूं, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पर ओमो, या इसको ओम इनवर्स, या इसको मैं लिख सकता हूं मो। ऐसे लिख सकता हूं, बिल्कुल। अब जी स्टार मतलब क्या होता है? एल बाय ए। एल का यूनिट सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या हो गया? पर सेंटीमीटर। यस। तो फाइनली जो कंडक्टेंस का यूनिट, जो आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट आया कापा, कापा इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ओम इनवर्स देन पर सेंटीमीटर, या ओम पर सेंटीमीटर, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। आया समझ में? हाँ सर, हमें कापा का स्पेसिफिक कंडक्टेंस का यूनिट समझ में आ गया, फॉर्मूला भी समझ में आ गया, सेल कांस्टेंट का भी आ गया। यस सर, बेसिक चीजें हमें समझ में आ गई। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट आता है आपका मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्योंकि आपको पता है केमिस्ट्री है तो कंसंट्रेशन तो है ही, सॉल्यूशन का कुछ ना कुछ तो कंसंट्रेशन होगा, तो उसको रिलेट करेंगे हम मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। तो कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन एम। एम मतलब मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन। बहुत अच्छी बात है। और अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू होता है कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। याद रखना इस चीज को। और आपको पता है नॉर्मलिटी इज इक्वल टू एन फैक्टर मल्टीप्लाई व्हाट डियर? मोलारिटी। तो अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करें तो नॉर्मलिटी लो, मोलर कंडक्टेंस की बात करें तो क्या लेंगे? मोलारिटी लेंगे। अब इस चीज से बहुत अच्छे से समझो, क्या ये कंसंट्रेशन ही तो है? यानी मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन के। यानी अगर कंसंट्रेशन बढ़ा तो यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? घटेगी। लेकिन अगर कंसंट्रेशन घटा मींस अगर डाइल्यूशन बढ़ा, कंसंट्रेशन डिक्रीज मतलब क्या होता है? डाइल्यूशन इंक्रीज। यानी अगर डाइल्यूशन इंक्रीज करेगा तो आपको याद रखना होगा मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आया समझ में? तो विथ डाइल्यूशन मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। और डाइल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाए तो उस केस में हम उसको कंडीशन को बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। यानी मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन इनफिनाइट लेवल तक चला जाए तो उसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। तुम खुद बोलो कौन ज्यादा? सर ये तो एक पर्टिकुलर वैल्यू है और यहां पे डाइल्यूशन को बढ़ाए जा रहे हैं, और डाइल्यूशन को बढ़ाए जा रहे हैं तो आपको पता है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी सर इंक्रीज कर रही है। तो हमेशा याद रखना मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। याद रखना। अब कब इक्वल होगा? जब ये भी यानी पूरा डाइल्यूशन जो है इनफिनाइट हो जाए, तब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। अदरवाइज हमेशा ये ज्यादा होगा। तो क्या देखा? ये दोनों
आपके क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अच्छे से कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी मींस अगर डाइल्यूशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और कहां सबसे ज्यादा होगी, इनफिनाइट डाइल्यूशन पे, और इसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये है लिमिटिंग मोल, ये है आपका कंडक्टिविटी, और ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इज इट क्लियर? मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनाइट डाइल्यूशन। लेकिन दादा ये कापा क्या है पता है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। ये कौन सा कंडक्टेंस है, ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, और ये क्या है, मोलर कंडक्टेंस है। मोलर कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसको यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो कापा क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कंडक्टिविटी होती है, जो कंडक्टेंस होता है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन से। तो देखो यहां प्रूफ हो गया, अगर आपका कंसंट्रेशन बढ़ा दादा तो नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ेगा, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ेगा लेकिन मोलर कंडक्टेंस घटेगा। बार बार क्यों बोल रहा हूं, फिर से देखो, विथ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन कापा इंक्रीजेस बट मोलर कंडक्टेंस व्हाट, डिक्रीजेस। याद रखना ये दोनों इनवर्सली रिलेटेड हैं, कभी भी आप इसमें मिस्टेक मत करना। आया समझ में? मैं यहां पे लिख भी देता हूं, अगर मैं कंसंट्रेशन लेता हूं तो अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, कापा अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो ये भी इंक्रीज हुआ। प्लीज इसमें मिस्टेक आप मत करना। हाँ सर बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना होगा, ये ध्यान रखना आपका काम है। समझ में आया? या सेम केस क्या होगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में होगा। क्या सारे फॉर्मूला हमें समझ में आ गए? यस। अब उन फॉर्मूला पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बोलो क्या क्वेश्चन है, पढ़ो अच्छे से और साथ साथ सॉल्व करेंगे। One normal solution of a salt surrounding two platinum electrode 2.1 centimeter apart and 4.2 square centimeter okay कॉम नहीं है, square centimeter in area was found to offer a resistance 50 ohm. Calculate the equivalent conductance. दिमाग में सेट हो गया, equivalent conductance पूछा है तो equivalent conductance इक्वल टू होता है कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन n। n की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में इजीली गिवन है, क्या है 1, देखो है ना 1 नॉर्मल हो गया, लेकिन हमारे पास कापा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस नहीं गिवन है। अब क्या करें? गुड, आपको पता है कापा इज इक्वल टू क्या होता है, G इंटू जी स्टार। गुड, G मतलब क्या 1/r इंटू जी स्टार मतलब L/A। क्या ये डेटा हमारे पास है? यस सर, रेसिस्टेंस गिवन है 50, तो लिखो दादा मेरे 1/50। लेंथ क्या है 2.1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, जल्दी बताओ 4.2। क्या अब हम इसको कापा के लिए सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, कापा मिल गया, एन हमें पता है, क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा या नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा। चीजें समझ में आई? बिल्कुल। आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो और उसको रिलेट करो, आपसे चीजें बनेंगी ही बनेंगी। चलिए बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आए। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन। डेसी नॉर्मल मतलब माइंड में सेट हो गया, डेसी नॉर्मल मतलब n/10 की बात कर रहा है ना। चलिए, ऑफ KCl यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस इस बार गिवन है, यानी कापा की वैल्यू है 0.0112 पर ओम पर सेंटीमीटर, यही तो है, पर ओम पर सेंटीमीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द, अच्छा रेसिस्टेंस भी गिवन है, R की वैल्यू गिवन है 56। तो आपसे कहता है व्हाट इज द सेल कांस्टेंट। अरे दादा, सेल कांस्टेंट पूछा है, तो चलिए कोई बात नहीं। कापा इज इक्वल टू क्या G इंटू जी स्टार होता है, यानी अगर हमें G स्टार ढूंढना है तो G स्टार इज इक्वल टू हम लोग को क्या लिखेंगे, कापा अपॉन G लिखेंगे। हाँ सर बिल्कुल, कापा अपॉन G लिखेंगे। कापा की वैल्यू गिवन है इस बार, हाँ सर गिवन है। क्या G गिवन है? नहीं सर, G के जगह पे R गिवन है, तो G इज इक्वल टू 1/r मतलब 1/56 लिख सकते हैं हम। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, तो पुट कर दो G स्टार इज इक्वल टू 0.0112 डिवाइडेड बाय 1/56।
56। क्या दादा हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ दादा बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर। आई होप सो यू पीपल आर गेटिंग, चीजें आपको इजीली समझ में आ रही होगी। मेरी हैंडराइटिंग बहुत खराब है, आई एम सो सॉरी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? द रेसिस्टेंस ऑफ वन नॉर्मल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉर्मलिटी गिवन है, रेसिस्टेंस भी गिवन है, यानी इस क्वेश्चन में दादा मेरे क्या क्या गिवन है, थोड़ा मैं देखूं। रेसिस्टेंस गिवन है, यस 250 ओम गिवन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नॉर्मलिटी गिवन है, यस नॉर्मलिटी गिवन है आपका क्या 1, एंड व्हेन मेजर्ड इन अ सेल ऑफ सेल कांस्टेंट। अच्छा, सेल कांस्टेंट भी गिवन है, यानी जी स्टार भी आपका 1.1 पर सेंटीमीटर गिवन है। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इस बार क्वेश्चन में क्या पूछा है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ढूंढना। तो तुरंत आप इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख दो। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वाट एन। बहुत अच्छी बात है। अब मुझे आप बात बताओ, कापा की वैल्यू क्या होगी? सर कापा इज इक्वल टू, अभी तो आपने पढ़ाया था G इंटू जी स्टार। क्या G स्टार है दादा? हाँ है। कितना? 1.15। क्या G है? नहीं सर। R है? हाँ, तो G इज इक्वल टू 1/R, यानी 1/250। G स्टार 1.15। क्या कापा मिल गया हमें? क्या इस कापा की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें? हाँ सर। अब n क्या है आपका? 1 नॉर्मल। क्या पुट कर दें? तो क्या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हमें मिल जाएगा? हाँ सर मिल जाएगा। लेंदी है, लेकिन चीज़ें अगर आप ऐसे करते हो तो आपसे इजीली सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा। आया समझ में? मैं पूरा इसलिए नहीं सॉल्व करता क्योंकि थोड़ा दिमाग आप भी लगाओ, पेन एंड पेपर रखो और बिल्कुल क्लासरूम जैसा समझो कि सर सामने खड़े हैं और मुझे चीज़ें बता रहे हैं। बताओ भाई, आंसर आप खुद बताओ, मुझसे मत एक्सपेक्ट करो कि मैं भी बता दूंगा। सारा चीज़ अगर प्लेट में बना हुआ मिल जाए ना बच्चे, तो इंसान मेहनत करना छोड़ देता है, और मेहनत ही सफलता की कुंजी है। यानी अगर आप हार्ड वर्क करोगे तब हार्ड वर्क विल ऑलवेज पे। क्लियर? अदरवाइज सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। आया समझ में? यस सर। जो थियरी पढ़ी उसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या है आपका? द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ n/10, यानी डेसी नॉर्मल है, यानी नॉर्मलिटी इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है 1/10, है ना। चलिए उसके बाद बोलता है, अच्छा उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी दिया हुआ है, कितना? 0.0212। दादा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एंड द रेसिस्टेंस भी हमारा गिवन है, कितना है? यूनिट देख के भी पता कर सकते हो, 50 ओम है। फाइंड द सेल कांस्टेंट। अच्छा इस क्वेश्चन में हमको क्या ढूंढना है? सेल कांस्टेंट ढूंढना है। बहुत इजी है, अभी जस्ट पढ़ाया था ना। कापा इज इक्वल टू क्या होता है? G इंटू जी स्टार। बहुत अच्छी बात है। G स्टार इज इक्वल टू क्या होता है? कापा अपॉन G। Am I right sir? यस। कापा क्या है? 0.0212 अपॉन G पता नहीं है लेकिन R पता है, तो क्या 1/50 डायरेक्ट लिख दें? क्या हम इसको सॉल्व कर सकते हैं? हाँ सॉल्व कर दो, सेल कांस्टेंट आ जाएगा। आई होप सो आपको चीजें समझ में आ गई। तो इस पूरे टॉपिक में क्या जो मैंने सबसे बड़ा आउटपुट बताया, याद रखना, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस में कंसंट्रेशन का इंपैक्ट। अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस बढ़ता है, लेकिन मोलर कंडक्टेंस घटता है। तो मोलर कंडक्टेंस कब बढ़ता है? जब कंसंट्रेशन कम हो। कंसंट्रेशन कम होने का मतलब डाइल्यूशन बढ़ रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, और जितना ज्यादा डाइल्यूशन होगा मोलर कंडक्टेंस क्या होगा? उतना ज्यादा। और सबसे ज्यादा वैल्यू कब होगी? एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन। क्या चीजें समझ में आई? यस सर। तो डाइल्यूशन के बढ़ने के साथ साथ आपका कंडक्टेंस क्या होगा? हमेशा 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 बढ़ेगा। इज इट क्लियर? हाँ सर, पूरा क्लियर हो गया। बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो अब आता है कि अभी बोला इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टेंस। इसी को दिया था डिवाई हकल ऑन सैंगर इक्वेशन ने। अभी आपको मैंने बताया था जितना ज्यादा आपका डाइल्यूशन होगा उतना ज्यादा आपका कंडक्टेंस होगा। यानी मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन इज ग्रेटर देन इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। हाँ सर बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो डिवाई हकल ने इसका रूल दिया था, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन माइनस B√C। ये इक्वेशन था कि एट एनी कंसंट्रेशन और एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन में रिलेशन कैसे निकालोगे, कितना कम है तो माइनस B√C। B क्या है, कांस्टेंट है, C क्या है आपका कंसंट्रेशन है, B कांस्टेंट, C कंसंट्रेशन। और इसी इक्वेशन को हम लोग दादा बोलते हैं डिबाय-हकल-ऑन-सैगर इक्वेशन। क्लियर टू यू, आया समझ में। अब हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों बोलते हैं? अरे सर आप ही तो बोल रहे हो, मैं कहाँ बोला था, मैं तो सीख रहा था। अरे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस केस में 100% डिसोसिएशन होता है या आयोनाइजेशन बोलो, यानी इसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसलिए जब भी इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे ये ऑलरेडी आयन में डिसोसिएट हो चुका होगा। ये कहता मैं स्ट्रांग हूं, मैं किसी का इंतजार नहीं करूंगा कि तुम कंसंट्रेशन कैसा रखते हो, क्या करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो तुरंत डिसोसिएट होऊंगा। मेरी अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 है, 100% डिसोसिएशन है। लेकिन जो दादा मेरे वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, वो बेचारा बोलता है मुझे वीक है, यानी मुझे किसी बैसाखी की ज़रूरत है, मैं क्या करूं, मेरे लिए अल्फा की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, यानी मेरा कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो चुका, यानी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर मुझे दो कि मैं भी अपना कंडक्टेंस बढ़ाऊं। तो इस केस में आता है डाइल्यूशन। तो अगर डाइल्यूशन बोलेंगे तो डाइल्यूशन में जो इंपैक्ट दिखेगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दिखेगा, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट जनरल कंडीशन में 100% डिसोसिएट नहीं होते, लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑलरेडी डिसोसिएट हो चुके हैं। तो आप उसका डाइल्यूशन बढ़ाओ या आप उसका कंसंट्रेशन में कुछ चेंज करो तो उसमें ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा की वैल्यू बहुत कम होती है, इस केस में हम इंक्रीज कर सकते हैं। और इंक्रीज कब कर सकते हैं, जब डाइल्यूशन बढ़ा दें, यानी कंसंट्रेशन कम कर दें। तो अगर इंपैक्ट अगर आप देखना चाहते हो डाइल्यूशन का, तो आपको इंपैक्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में दिखेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, समझा चुका। तो अगर मैं HCl लूं तो भैया डाइल्यूशन या कंसंट्रेशन का इंपैक्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं CH3COOH ले लूं तब यहां पे दिखेगा, याद रखना। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, आ जाओ, ग्राफ इसमें बार बार इस तरह से दिखेगा। अब आप खुद समझ गए, अगर डेविएशन हो रहा है तो वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर डेविएशन नहीं हो रहा है दादा मेरे तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये देखो इसमें डेविएशन एकदम नेग्लिजिबल है। ये कहता है भाई ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का ग्राफ है, और ये मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन है। इज इट क्लियर? तो कहता मैं 100% डिसोसिएट हो चुका हूं, तो तुम्हारे कंसंट्रेशन का इंपैक्ट अब मेरे पास ज्यादा नहीं होगा, यानी डाइल्यूशन का इंपैक्ट है ही नहीं मेरे पे। क्लियर टू यू? मेरे में डेविएशन नेग्लिजिबल होगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलता है भाई मेरा तो इंपैक्ट होगा, मैं तो बहुत लीन एंड थीन सा हूं, तो मेरा ग्राफ जो है वो चेंज होगा। यानी जो ग्राफ बनाएंगे इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वो क्या होगा, ऐसा होगा। यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। कंसंट्रेशन कम था तो देखो कंसंट्रेशन कम था तो मोलर कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा थी। क्या समझ में आया? यस सर। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है तो बिल्कुल ऐसा होगा, बोला मेरे में ज्यादा इंपैक्ट नहीं होने वाला। तो जब भी ग्राफ सीधी लाइन की तरफ जाए, लिटिल बिट डेविएशन हो तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, मोर डेविएशन हो तो वो क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। कभी भी मत भूलना। आया समझ में? रिलेशन समझ में आया? डाइल्यूशन का इंपैक्ट समझ में आया? हाँ सर, अब हमें चीजें समझ में आ रही है। क्लियर? तो चलो अब यहां तक ही इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉलोस लॉ। कॉलोस लॉ में मतलब इनफिनाइट डाइल्यूशन का जो फॉर्मूला है वो कैसे ढूंढेंगे। क्लियर? टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।